स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर्स का टॉपिक कवर किया था और उसमें हमने कैपेसिटर के लिए करंट, वोल्टेज, पावर और एनर्जी की एक्सप्रेशन ड्राइव किए। तो एज इट इज़, अगर सर्किट में इंडक्टर हो, ये इंडक्टर का सिंबल है, हेनरीज में इसको लिखते हैं, यूनिट हेनरी है। कोई भी सर्किट जिसमें इंडक्टर कनेक्ट हो, उसके वोल्टेज इक्वल होते हैं उसकी इंडक्टेंस टाइम उसमें से जो करंट पास कर रहा है उसका डेरिवेटिव, Vt = L × d/dt ऑफ it। अगर इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट कर लें दोनों तरफ, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन आता है it = 1/L -∞ to t Vx dx, सेम जैसे कैपेसिटर में हमारे पास वोल्टेज का एक्सप्रेशन आया था इंटीग्रेशन। अब आप गौर करें, कैपेसिटर में भी हमने ये पॉइंट किया था कि -∞ to t को हम इस इंटीग्रल को ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, -∞ to t0 एंड t0 to t। तो -∞ to t0 क्योंकि एक डेफिनेट इंटीग्रल था तो उसमें सॉल्व होके कांस्टेंट ही बनना था, तो उसका आंसर एक कांस्टेंट आता है। तो उस केस में, कैपेसिटर के केस में वो Vt0 बन गया था, इसमें ये It0 बन जाएगा, प्लस 1/L t0 to t Vx dx। मीन किसी भी इंडक्टर का जो करंट है वो उसके वोल्टेज के इंटीग्रल टाइम्स 1/L प्लस उसमें ऑलरेडी पहले से अगर कोई करंट एग्जिस्ट कर रहा है उसके सम के इक्वल होगा। कैपेसिटर में हम क्या देखते थे कि ऑलरेडी उसके क्रॉस पहले से कोई वोल्टेज तो नहीं है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर एक स्टोरिंग एलिमेंट है। इसी तरह इंडक्टर भी एक स्टोरिंग एलिमेंट है। इंडक्टर को जब हम सर्किट को सॉल्व करने लगते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि ऑलरेडी इंडक्टर में कुछ करंट तो नहीं है पहले से मौजूद। अगर वो करंट पहले से कुछ एग्जिस्ट कर रहा हो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो वो इस जगह पे आ जाता है। बाकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसके क्रॉस वोल्टेज। सेम इसी तरह पावर, जैसे कैपेसिटर में था Vt It, हमने वैल्यू पुट कर दी थी, It की इस केस में हमने वैल्यू पुट कर दी है Vt की, तो पावर का एक्सप्रेशन बन जाता है ये। और इसी तरह हमने एनर्जी का जो कैपेसिटर में एक्सप्रेशन ड्राइव किया था वो था ½ C V²t, इसमें है ½ L I²t। तो ये बिल्कुल वैसे ही ड्राइव होते हैं जैसे कैपेसिटर के एक्सप्रेशन आपने ड्राइव किए थे। तो ये आप लोगों ने अब डेरिवेशन इसकी खुद ट्राई कर लेंगे, हमें पता है कि ये इनके फार्मूलाज हैं। अब एक और चीज़ के लास्ट लेक्चर में शायद हम डिस्कस नहीं कर पाए कि जब सर्किट में कांस्टेंट सोर्सेज हों, जब सर्किट में कांस्टेंट सोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हों और सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ हो या इंडक्टर लगा हुआ हो, तो वैसे तो हम देखते हैं कि वो सोर्स, अभी इस चैप्टर में ये डिस्कस करना थोड़ा अर्ली है, लेकिन क्योंकि हमने 7th चैप्टर में जाकर इस चीज़ को पढ़ना है तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। हम देखते हैं कि वो सोर्स कितनी देर से कनेक्टेड है। क्या वो सोर्स अभी कनेक्ट किया गया है, क्या वो बहुत पहले से कनेक्टेड है? ये दोनों चीज़ें आपको बताती हैं कि सर्किट बेसिकली किस स्टेट में। अगर तो सोर्सेज काफ़ी देर से कनेक्टेड है तो नॉर्मली हम ऐसी स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट। ऐसी स्टेट में कैपेसिटर एज एन ओपन सर्किट बिहेव करता है और इंडक्टर एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो नॉर्मली अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, इस तरह का सर्किट बना हुआ हो, बीच में कोई स्विच भी नहीं है, ना कोई ऑन हो रहा है ना कोई ऑफ हो रहा है, तो आप ये अज्यूम करते हैं कि सर्किट स्टेडी स्टेट में, ठीक है। तो कांस्टेंट सोर्सेज अगर सर्किट में मौजूद हों और कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हुए हों, तो आप कैलकुलेशन में अगर आपको पता ना हो कि वो कब से कनेक्टेड हैं, तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि काफ़ी देर से कनेक्टेड है, काफ़ी देर से सर्किट इसी हालत में है। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा होगा और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा होगा। इस पूरे क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, मेगा L1 मीन्स एनर्जी ऑफ दिस इंडक्टर L1, मेगा L2 एनर्जी ऑफ दिस इंडक्टर L2, ओमेगा C1 एंड ओमेगा C2।
कैपेसिटर्स जो लगे हुए हैं इन्होंने कितनी एनर्जी स्टोर की है। बेसिकली 4 स्टोरिंग एलिमेंट्स इस सर्किट में मौजूद हैं और हमने चारों की एनर्जी फाइंड करनी है कि उन्होंने कितनी एनर्जी स्टोर की है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अभी जो हमने पढ़ा है कि अगर कांस्टेंट सोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हों तो उनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कैपेसिटर को ओपन सर्किट से और इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से। तो हम करके देखते हैं सर्किट किस तरह का बनेगा। ये कैपेसिटर ओपन हो गया, इंडक्टर शॉर्ट हो गया, इंडक्टर शॉर्ट हो गया, कैपेसिटर ओपन हो गया, 6 ओम, इसको हम कहेंगे Vc2 क्योंकि कैपेसिटर 2 था, इसको हम कह देते हैं IL1 क्योंकि इंडक्टर L1 कनेक्टेड था यहाँ पर, इसको Vc1 कह देते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और 3 ओम क्या इसको IL2 है। इसमें से जो करंट पास कर रहा है IL2, इसमें से जो पास कर रहा है IL1, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है Vc1 Vc2। अब हमने फाइंड क्या करना है इनकी एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एनर्जी किसके इक्वल होती है 1/2 इंडक्टेंस इनटू करंट स्क्वायर। तो ये है इंडक्टर का केस, और कैपेसिटर के केस में एनर्जी किसके इक्वल थी Vct इक्वल थी 1/2 C V स्क्वायर T। तो I कहाँ से आएगा, हमने ये करंट फाइंड कर देते हैं IL1 और IL2। V कहाँ से आएगा, हम Vc1 और Vc2 फाइंड कर लें तो V आ जाएगा। तो हम उसके बाद आराम से एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो सर्किट को देखें। अब ये सिंपल एक रेजिस्टिव सर्किट बना हुआ है। रेजिस्टिव सर्किट में आप पहले भी क्वांटिटीज फाइंड करते रहे, तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा दें, लेट्स से इसको मैं कहता हूँ V अननोन वोल्टेज, और इस पर नोडल एनालिसिस लगा देता हूँ, तो ये इसको VS कह देते हैं। VS माइनस 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस Vs over, this is ground, Vs over 3 plus 6 9 plus minus 3 एम्पेयर माइनस 3 एम्पेयर और इक्वल टू 3 एम्पेयर। इससे हमारे पास Vs आ जाएगा। Vs कितना हो जाएगा, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3Vs A मल्टीप्लाइड बाय 18, 3Vs माइनस 27 प्लस 2Vs इज इक्वल टू 3 इंटू 18 54। यहाँ से हमारे पास Vs आ जाएगा। Vs क्या होगा, 5Vs इज इक्वल टू 54 माइनस 27 और Vs will be 27 by 5, सॉरी ये तो प्लस होगा, ये माइनस था, यहाँ पे प्लस होगा। 54 प्लस 27 कितना होगा 81 by 5। तो Vs हमारे पास आ गया 81 by 5
इक्वेशन एक दफ़ा फिर देखते हैं। Vs नोडल एनालिसिस लगाया हमने, बेसिकली इसको ग्राउंड लिया, Vs माइनस 9 डिवाइडेड बाई 6 प्लस Vs ओवर दिस इज ग्राउंड 9 माइनस 3 एम्पेयर इनकमिंग करंट था इक्वल टू 3 एम्पेयर हो गया, और इसको फिर हमने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, ये इक्वेशन बनी है। Vs हमारे पास आ गया 81/5। Vs 81/5 का मतलब है कि अब हम IL1 भी फाइंड कर सकते हैं, IL2 भी फाइंड कर सकते हैं, Vc1 भी फाइंड कर सकते हैं और Vc2 भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आई होप आपको याद रहेंगे। हम फाइंड करते हैं IL1। IL1 किसके इक्वल होगा? IL1 विल बी 9, डायरेक्शन चेक करें IL1 की, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है। सो 9 माइनस Vs डिवाइडेड बाय 6, 9 माइनस Vs इज 81/5 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया IL1 जो भी इसकी वैल्यू आती है। IL2 क्या हो जाएगा? IL2 इज Vs ओवर 9, IL2 इज करंट ऑफ दिस ब्रांच, सो IL2 इज Vs ओवर 9, 81/5 इंटू 9। यहाँ से हमारे पास IL2 आ गया। Vc1 क्या होगा? Vc1 is actually Vs. Vc1 is voltage of this point with respect to ground, and Vs is also voltage of this point with respect to ground. So Vc1 is equal to Vs, which is 81/5. Vc2 क्या होगी? Vc2 वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम है, 6 और 3 सीरीज में है, और टोटल वोल्टेज Vs हमें पता है तो हम वोल्टेज डिवाइडर लगा लेते हैं, वो होगा 6 डिवाइडेड बाय 9 इनटू टोटल वोल्टेज विच इज Vs 81/5। तो हमारे पास IL1, IL2, Vc1, Vc2 आ गया। तो ये आ गया तो हमारे पास एनर्जी ऑफ L1 क्या होगी? 1/2 L1 I L1 स्क्वायर, IL1 यहाँ से आ जाएगा, ओमेगा L2 विल बी 1/2 L2 I L2 स्क्वायर, IL2 ये यहाँ से आ गया, ओमेगा C1 विल बी 1/2 C1 V C1 स्क्वायर, Vc1 स्क्वायर ये आ गया, एंड ओमेगा C2 विल बी 1/2 C2 Vc2 स्क्वायर, Vc2 ये वैल्यू। तो इस सर्किट में आपने 4 स्टोरिंग एलिमेंट्स थे, 2 कैपेसिटर और 2 इंडक्टर, उनकी एनर्जी फाइंड करनी थी। तो आपने क्या किया? कैपेसिटर को ओपन सर्किट से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि जब भी सर्किट में कांस्टेंट सोर्सेज हों तो आप कैपेसिटर को ओपन और इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये सर्किट बना। इसमें अब आपने क्योंकि एनर्जी फाइंड करनी थी, ये एनर्जी के फार्मूलाज हैं, इसमें जो अननोन क्वांटिटी थी IL1, IL2, Vc1 और Vc2 थी, वो हमने फाइंड करने के लिए नोडल एनालिसिस लगाया। नोडल एनालिसिस की ये इक्वेशन लिखी, इससे हमारे पास Vs आ गया, और उस Vs को यूज़ करते हुए हमने IL1, IL2, Vc1 और Vc2 फाइंड कर लिया और इनको फार्मूला में पुट किया, तो हमारे पास सब स्टोरिंग एलिमेंट की एनर्जी आ गई। तो अगर आपको कहा जाए कि टोटल एनर्जी स्टोर फाइंड करें, सब सर्किट में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली टोटल एनर्जी विल बी ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 प्लस C1 प्लस टोटल एलिमेंट्स की एनर्जी जो होगी उसको ऐड कर दें, तो ये होगी सर्किट की टोटल एनर्जी स्टोर।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करेंगे, इससे पहले जो हम सिमिलर टाइप के सर्किट करते थे हमको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये प्लॉट है, एक 10 मिली हेनरी का इंडक्टर है, उसमें से जो करंट पास कर रहा है उसका ये प्लॉट दिया गया है। आपको कहा गया है कि आप वोल्टेज को प्लॉट करें इसके अगेंस्ट। तो आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं कैपेसिटर के लिए। अब फर्क क्या है कि कैपेसिटर की जगह इंडक्टर आ गया और आपने इंडक्टर का करंट गिवन है, इंडक्टर के वोल्टेज इन्हीं टाइम इंटरवल पर प्लॉट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? आपको पता है कि हम इनको टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं और वोल्टेज का फार्मूला फॉर इंडक्टर हमें पता है क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू L इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट। करंट का ग्राफ गिवन है, लेकिन ये क्योंकि रैंप फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये किसके इक्वल बनता है, इसके लिए हम स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर टाइम इंटरवल 0 to 2 मिली सेकंड। इसमें y माइनस y1 और x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इस केस में y क्या है, it माइनस y1 इज 0 x here is t minus x1 is 0, y2 is 20 milliampere minus 0 and x2 is 2 milliampere minus x1 is 0। तो ये कितना बन जाता है, it is equal to 10t। So if it is 10t then v of t will be N is 10 milliampere, 10 milli into derivative of voltage, derivative of current is 10t. So 10 milli into 10, which is equal to 100 milli. So when current is constantly increasing from 0 to 20 milliampere, voltage is constant in this particular time interval, and that is 100 millivolt. When current is constantly increasing in that particular time interval, voltage is constant 100 millivolt. Now for second time interval, for t greater than less than 4 milli and greater than 2 milli. Now again we will use slope formula. Here it, y is it minus y1. Now y1 is 20 milli, and x1 is 2 milli is equals to y2. y2 is 0. 0 minus y1 is 20 milli, x2 is 4 milli, minus x1 is 2 milli. So this will become it is equal to minus 10 milli minus 10 into t minus 2 milli plus 20 milli. So this all होके बन जाएगा minus 10t plus 20 milli plus 20 milli will be 40 milli. So it in this particular time interval is this. So Vt is derivative of it times inductance. Inductance is 10 milli into derivative of minus 10t plus 40 is minus 10
derivative of IT is minus 10, so this will be minus 100 milli. So when current is decreasing from its maximum value 20 to 0 in that particular time interval, voltage is again constant but in minus 100. So when the current was increasing, voltage was constant 100 millivolt, and when it was decreasing, voltage was again constant but in negative magnitude minus 100 millivolt. So this is how you can plot voltage if the drop of the current is given. I hope कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट ये एक और ग्राफ है, इंडक्टर है 0.1 हेनरी का, उसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसका ये प्लॉट गिवन है। 0 से 2 मिली सेकेंड तक वो इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट, 10 वोल्ट तक जाती है, 2 से 4 तक वो कांस्टेंट है -5, 4 से 6 तक वो -10 है, 6 से 9 तक गेन को -5 है। इसके लिए आपने प्लॉट करना है करंट का ग्राफ प्लस इनिशियल वैल्यू जो करंट की है जब आपने नैल से स्टार्ट किया, वो उसने कहा है कि I0 जो कि I T0 होगा हमारे केस में, T0 क्योंकि हमारे केस में T0 0 है, हम नैल से 0 से स्टार्ट करते हैं, तो वो है 0.1 एम्पीयर, वो हमें पहले से वैल्यू दे दी गई है। और हमने फाइंड करना है एनर्जी एट टाइम t = 7 मिली सेकेंड। तो इसको सॉल्व करते हैं। I का एक्सप्रेशन हमें पता है फॉर इंडक्टर, I किसके इक्वल होता है, I T0 प्लस T0 टू T Vx dx के इक्वल होता है हमारा करंट इंडक्टर के केस। तो क्योंकि फर्स्ट इंटरवल जो है टाइम इंटरवल 2 मिली सेकेंड से 0 सेकेंड का, इसमें वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तो हम पहले इस वोल्टेज का फंक्शन फाइंड कर लेते हैं ताकि बाद में हम इसको यहाँ पर पुट करें और करंट की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन इसमें क्या बनेगा, ये इस केस में y1 y क्या है Vt, y1 0 है, x क्या है t, x1 0 है, इक्वल टू y2 इज 10 -0 डिवाइड बाय 2 मिली -0। तो वोल्टेज Vt बनता है इस टाइम इंटरवल में 5k t वोल्टेज बना 5k t। अगर वोल्टेज 5k t है तो इसको हम अगर यहाँ पुट कर दें तो IT इस टाइम इंटरवल में कितना होगा, IT विल बी IT0 और I0 इसकी वैल्यू हमें गिवन है व्हिच इज IT0 इज 0.1 एम्पीयर। तो ये हमने ऐड कर लिया प्लस 0 टू t, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं Vx की वैल्यू है 5kx dx। 5kt वेरिएबल जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये t की फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम इसको 5kx लिख लें। तो इसको सॉल्व करें, क्या बन जाएगा 5k x का इंटीग्रल क्या होगा, 5 के बाहर x² और लिमिट 0 टू t, ये बनेगी इंटीग्रेशन। ये बना IT का एक्सप्रेशन।
या वोल्टेज जिस इंटरवल में, वो इंटरवल है 0 से 2 मिलीसेकंड का, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, एक रैंप फंक्शन बना रहा है और इस टाइम इंटरवल में 0 से वो 10 वोल्ट तक पहुंच गया। इस दौरान करंट कैसे बिहेव कर रहा है, ये है करंट का एक्सप्रेशन 0.1 प्लस 5/2 के टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर तो हमें बता रहा है कि ये पैराबोला बनेगी, ठीक है, ने देखे हुए हैं y x² का ग्राफ, ये पैराबोला टाइप का ग्राफ होगा। इनिशियल पॉइंट इसका क्या होगा वो भी हमें नजर आ रहा है, वो 0.1 होगा। मींस अगर हम इसको डिवाइड कर लें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 में, तो ये 0.1 से स्टार्ट होगा पैराबोला टाइप का, और टाइम इंटरवल 2 मिलीसेकंड में ये कहाँ तक पहुँचता है, ये 2 मिली को पुट करके देख सकते हैं। तो लेट्स पुट t = 2 मिली over here 0.1 plus 5/2 k into 2 milli square will be 4 micro। तो वो ये क्या बन गया, 0.1 plus 10 मिली, 0.1 प्लस 10 मिली। तो 10 मिली कितना बनता है, सही पुट किया, टी स्क्वायर में 2 मिली पुट किया 4 कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं, इसे चेक कर लेना। VT ये एम्पेयर में ही है, वोल्टेज वोल्ट्स में है, टाइम मिलीसेकंड में है, ओके। VT -0, T -0, 10/2 is 10 - 0 and 2 मिली -0, तो ये बन गया 5 kT बनता है। और IT इज 0.1 एम्पेयर, I0 भी 0.1 एम्पेयर गिवन है, I0 हमने 0.1 एम्पेयर पुट कर दिया। 5k x dx, x का इंटीग्रल होता है x²/2, 5k/2 x² 5k t² - 0 में जब हमने 2 मिलीसेकंड पुट किया तो वैल्यू आई हमारे पास 10 मिली प्लस 0.1। कितना होता है, 110 मिली, लेकिन आंसर में उनका 0.2 मिली वैल्यू आ रही है। आई थिंक 0.2 मिली तो कहीं से नहीं आती, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज ठीक की हैं। टाइम मिलीसेकंड में है। और एक चीज़ मिस कर गए ना, हमने 1/L मिस कर, सॉरी, एक्सप्रेशन में 1/L होता है जो हमने पहले लिखा था, L इज एक्चुअली 0.1, तो ये कंटिन्यू करेगा 0.1
and into 0.1 into 0.1 into 0.1 2 into 0.1 into 0.1 10 milli over 0.1 ठीक है। ये अब कितना बनता है? 10 से 100 मिली बन जाता है। 0.2 बन जाता है। 0.1 कौन सा? ये तो करंट 0.1 नहीं है, एम्पियर है। 10 मिली ओवर 0.1 10 मिली ओवर 0.1 is 0.2 0.1 0.1 plus 0.1 0.2 so our current at t is equals to 2 millisecond is 0.2 तो स्टार्ट हमारा कहाँ से हो रहा है? ग्राफ 0.1 से जा कहाँ तक रहा है? 0.2 तक। अब 1 ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट किस तरह से होगा? इसकी नेचर क्या है? टी स्क्वायर पैराबोला टाइप। इसको पैराबोला टाइप आप एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि रफली हम इसको प्लॉट कर रहे हैं तो आपने रफली पैराबोला टाइप इसको शेप दे देनी। तो एक्चुअली गलती हमारी कहाँ पर हुई थी कि करंट के फार्मूले में ये 1/L भी मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपने यहाँ से लिख लेना है। इसकी वजह से हमारा ये फाइनल आंसर ठीक नहीं आ रहा था। अब ये हो गया फर्स्ट इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल में जब करंट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, रैंप फंक्शन है, तो वोल्टेज जब रैंप फंक्शन बना रही है तो करंट पैराबोलिकली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सेकंड में क्या हुआ? सेकंड इंटरवल में वोल्टेज ने सडनली शिफ्ट किया -5 से और फिर कंटिन्यू किया फॉर नेक्स्ट 2 मिलीसेकंड, कांस्टेंट रही -5। तो टाइम इंटरवल 4 मिलीसेकंड और 2 मिलीसेकंड में हमारे पास जो वोल्टेज Vt है वो क्या है? कांस्टेंट, व्हिच इज -5 वोल्ट्स। अब इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में करंट कितना होगा? हमें करंट का एक्सप्रेशन पता है, IT होता है I T0 प्लस 1/L T0 to T Vx dx। अब T0 हमेशा जिस टाइम इंटरवल के लिए आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे उसकी फर्स्ट वैल्यू, तो I T0 का मतलब है I at t is equals to 2 मिली। इस पर करंट कितना है? प्लस 1/L is 0.1 हेनरी और Vx कितना है? कांस्टेंट है -5 आके बाय मल्टीप्लाई हो गया और इंटीग्रल हो जाएगा dx का 2 मिली से t तक। अपर लिमिट को हम जब भी हमने फंक्शन प्लॉट करना है तो अपर लिमिट को हम t रखेंगे, बजाय इसके कि मैं 2 मिली टू 4 मिली करूं, हम t रखेंगे क्योंकि हमें इन दी एंड एक एक्सप्रेशन चाहिए होता है। जैसे ये एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन बेसिकली हमें बताता है कि हमने ग्राफ किस शेप का बनाना है, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ग्राफ की शेप कैसी होगी। जैसे ये पैराबोला है, पैराबोला हमें कैसे पता चल रहा है? टी स्क्वायर की वजह से। टी स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि अपर लिमिट टी थी, ठीक है। तो अपर लिमिट आपने हमेशा टी लिखनी है। T0 हमेशा वो वैल्यू होगी जिस इंटरवल के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे ये 2 मिली से 4 मिली, तो जो इनिशियल वैल्यू है टाइम एट I T0 क्या होगा? T एट I एट 2 मिली,
जो कि इनिशियल वैल्यू। तो हम देख लेते हैं आगे 2 मिली कितना है। ये आगे एक्सप्रेशन है एट 2 मिली करंट था 0.2, हमें नजर आ रहा है 0.2 एट 2 मिली सेकेंड, करंट तो है 0.2 प्लस माइनस 5/0.1 50 ये हो जाएगा टाइम कितना होगा? 35 मिनट्स 35 और ये बन जाएगा x, जिस पे लिमिट आएगी 2 मिली टू t। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 माइनस 50, अपर लिमिट इज t माइनस 2 मिली, सो 0.2 माइनस 50t प्लस 100 मिली। तो 0.2 plus 100 milli, 0.2 is actually 200 milli, 0.2 is 200 milli plus 100 milli, that is 300 milli, so minus 50t plus 300 milli or minus 50t plus 0.3. So in this particular time interval 2 milli to 4 millisecond, we can see that voltage current, when voltage is constant, current is a decaying slope, decreasing ramp function. T is showing the straight line, minus is showing the negative slope. So initial point of this slope will be from here to value. Let's put t is equal to 4 milliseconds. Initial point is here, as we can see that at point 2 the final value will be, let's put t is equals to 4 milli, minus 50 into 4 milli plus 0.3. This will become minus 200 milli plus 0.3 or 300 milli, 100 milli or 0.1. So the final point for this particular graph is 0.1 at 4 milli. This will be at 0.1 and minus 50t is showing decreasing slope like this. So when voltage is negative, current is decreasing function in these particular time interval. Now for next time interval from 4 to 6 time interval 40 मिनट्स बन गए 40 minutes हो गया। Now for time interval 6 4 milli, voltage is again constant, which is minus 10 volt, and IT will be I at time 4 milli IT naught plus 1/0.1 limit 4 milli to T Vx dx. At T is equals to 4 milli, we can see that current is 0.1 plus 10 into Vx is minus 10,
So minus 100 t minus 4 milli. 0.1 minus 100 t minus plus 400 milli. So this will be 0.4. So totally 0.5 minus 100 t. Now the final point at t is equals to 6 milli will be put t is equals to 6 milli. That is 0.6. This will be minus 0.1. So in this particular time interval 4 to 6, we can see that again the slope is negative minus 100 t. It's decreasing slope. Initial point is right here at 0.1 and it is decreasing after time interval 2 millisecond. 4 to 6, the difference is 2 millisecond. It will reach at minus 0.1 at 6 minutes. It's again decreasing slope. Little different from the previous one, but still it's a decreasing slope. And initial point was 0.1 and final point is minus 0.1. Now for interval 6 to 9, we can again calculate for time interval 9 milli, 6 milli. Now we know that Vt in this particular time interval is again minus 5 volts. It will be current at 6 milli, is minus 0.1 plus 1 over 0.1 is 10, limit 6 milli to t, and it's 5 volts. 5 into 10 minus 50. This is the expression, minus 0.1 minus 50 t plus 50 into 6, 300 milli or 0.3. So minus 50 t plus 0.2 is expression, final expression. The value at t is equals to 9 milli will be minus 50 into 9 milli plus 0.2 minus 450 milli plus 0.2 or minus 0.45 plus 0.2 minus 0.25. So the final value for this expression will be minus 0.25. This is minus 0.2 and between here this will be minus 0.25 at interval 9 millisecond. This is minus 0.25. You can see that it's still decreasing slope. Minus sign is showing decreasing slope and t, well, the power of t is 1, so it's a straight line. So for time interval 6 to 9, when voltage was minus 5 volt, current is decreasing constantly. So I hope कि आपको ये कितने मिनट्स 45. तो रिलेशन आप देख लें, जब वोल्टेज इंक्रीज कर रहा था, रैंप फंक्शन था 0 से 10, तब पैराबोलिकली करंट इंक्रीज कर रहा था. लेकिन जैसे ही वोल्टेज नेगेटिव में आया और अगले हर टाइम इंटरवल में वोल्टेज नेगेटिव में था, तो
करंट ने डिक्रीज किया, मजीद डिक्रीज किया हो, इसी तरह वो 2 से 4 तक डिक्रीज किया, 4 से 6 इंटरवल में अगेन उसने डिक्रीज किया और 6 से 9 में दोबारा उसने डिक्रीज किया, लेकिन ये तीनों डिक्रीजिंग स्लोप थे, स्ट्रेट लाइन थी, सिर्फ फर्स्ट के अलावा बाकी तीनों स्ट्रेट लाइन थी, डिक्रीजिंग स्लोप थी, सिर्फ फर्स्ट जो था उसने पैराबोलिकली इंक्रीज किया था। तो ऐसे आप इसको पूरे क्वेश्चन को डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिवाइड करके उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने एक्सप्रेशन देखना होता है कि उस VT का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, फिर आपने देखना होता है IT, उस VT से आप IT फाइंड कैसे करते हैं, और डिफरेंट स्मॉल टाइम इंटरवल्स में आप दोनों वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं और उनको यूज़ करते हुए आप प्लॉटिंग करते रहते। तो इससे प्लॉटिंग भी होती है। हमने एक और काम करना था, हमने फाइंड करना था एनर्जी एट t = 7 मिली सेकेंड। तो हमें पता है एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 I L t = 7 मिली का स्क्वायर ले लेंगे। तो 7 मिली का इंटरवल कौन सा बनता है, 6 to 9। 6 to 9 इंटरवल के लिए हमने IT का ये एक्सप्रेशन फाइंड किया हुआ है। तो IT इस एक्सप्रेशन में t को 7 मिली पुट कर दें, आपके पास करंट एट 7 मिली आ जाएगा। -350 मिली प्लस 0.2, ये आपके पास आ गया करंट एट 7 मिली। तो -0.35 प्लस 0.2 -0.15 बन जाता है। तो एट टाइम t = 7 मिली, ये हमारे पास हेनरी में है 0.1 I इंडक्टर हमारे पास 0.1 है, और करंट एट t = 7 मिली सेकेंड हमने इस वाले इंटरवल में 6 से 9 में, क्योंकि 7 मिली 6 से 9 में बनता है, उसका एक्सप्रेशन हमारे पास है। तो हमने t की जगह 7 मिली पुट किया, तो हमारे पास बनता है -0.15। तो -0.15 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी एट t = 7 मिली सेकेंड आ जाएगी। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा।